हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल नमस्ते मैथ। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नमस्ते मैथ पे स्वागत है। तो आज क्या है, हम कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं। नया बोले तो आप पीछे देख के आपको पता लग ही गया होगा कि क्या स्टार्ट कर रहे हैं। एक्चुअली हम जो रेलवे ग्रुप डी का पहले जो एग्ज़ाम हो चुका है 2018 में हुआ था, उसके मैथ के हर एक जितने भी शिफ्ट हैं कोशिश करूँगा लगभग सारी कर लें अपने जितने दिन। जैसे अभी अपने एग्ज़ाम में अप्रोक्सीमेट 2 महीने का टाइम बचा है, लगभग अप्रैल तक एग्ज़ाम होने की संभावना है। तो 2 महीने में जितना अपने कवर कर सकेंगे प्रीवियस ईयर जो भी मैथ के क्वेश्चन हैं वो सारे अपने डिस्कस करेंगे शिफ्ट वाइज, ठीक है। और सारे जेन्युइन क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और हर एक क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी करने का सॉल्यूशन किस तरीके से जल्दी करेंगे वो तरीका, और कुछ एक क्वेश्चन में टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी, कुछ एक क्वेश्चन ऑप्शन से होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्यूशन में प्रोवाइड करवाऊंगा इस वीडियो सीरीज़ में। तो डे टू डे अपने करते जाएंगे। जैसे आज अपने 18 सितंबर 2018 का शिफ्ट 1 है, उसमें जो मैथ के क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन अपने डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है अपने पास। तो पहला क्वेश्चन देखो अपने पास क्या है, ये स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का है, समय और दूरी का जो क्वेश्चन है वो है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को करने से पहले देखो अपने को एक चीज़ पता होना चाहिए कि स्पीड है उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट बोले तो किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में। तो देखो कैसे करते हैं। इसका एक सीधा सा अपने होता है, जैसे किलोमीटर प्रति घंटा है उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो अपने क्या कर देंगे भाई, 5/18 से गुणा कर देंगे। और मीटर पर सेकंड को वापस किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करेंगे तो 18/5 से गुणा कर देंगे। अब बोले 18/5 5/18, ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग सा है ना भी, कौन से में 5/18 करना है, कौन से में 18/5 करना है। तो इसके लिए आप थोड़ी सी एक ट्रिक याद रख सकते हैं। किलोमीटर बड़ा होता है मीटर से, हम जानते हैं किलोमीटर बड़ा होता है मीटर से। तो बड़े से छोटे की ओर जाएंगे तो छोटे को ऊपर रखेंगे, यानी 5 को ऊपर रखेंगे 18 को नीचे रखेंगे, ठीक है। अब देखो, हाँ मीटर है वो छोटा होता है किलोमीटर से, तो छोटे से बड़े की ओर जाएंगे तो बड़े को ऊपर रखेंगे, है ना। मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाएंगे तो बड़े को ऊपर रखेंगे, यानी बड़ा क्या है 18, तो यानी 18/5, ठीक है। ठीक है, और इसको दूसरी तरीके से भी देख सकते हो, यानी छोटी चीज़ से बड़े की ओर जा रहे हो तो मतलब क्या करेंगे, नहीं सॉरी, बड़ी, यहाँ देखो बड़ा है ना किलोमीटर, बड़ी चीज़ से छोटे की ओर जा रहे हो तो हमेशा क्या करोगे आप, छोटी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करोगे। और छोटी चीज़ से बड़े की ओर आ रहे हो तो हमेशा बड़ी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करोगे। यानी 5/18 बड़ा है या 18/5 बड़ा है ना, 18/5 बड़ा है, ठीक है। 5/18 छोटा है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें इस तरीके से आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं, चलो। क्वेश्चन देखो क्या है मेरे पास में। क्वेश्चन क्या है, 450 मीटर की दूरी सलोनी कितने समय में तय कर सकती है यदि वह 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ती है। अब बोले 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ती है और दूरी अपने को मीटर में दे रखी है। अपने को समय निकालना है, समय निकालना है ना। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, ठीक है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। अब दूरी तो अपने को दे रखी है मीटर में, लेकिन चाल क्या दे दी इसने, किलोमीटर प्रति घंटा में। अब ये जो चाल है ना इसको अपने चेंज करना है, इसको बदलना है मीटर पर सेकंड में। तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मैं बदलूंगा मीटर पर सेकंड में। तो क्या करूंगा भाई, अभी अपने सीखा था किससे गुणा करेंगे, 5/18 से। तो ये क्या हो जाएगा भाई, 10, ये 9 से कट गया, यानी 50/9 मीटर पर सेकंड मेरे पास स्पीड आ गई। क्या आ गई, 50/9 मीटर पर सेकंड स्पीड आ गई। अब इसको यहाँ पे सोल्व नहीं करेंगे, यहाँ सोल्व करने मत बैठ जाना, ये पॉइंट में आएगा फिर वहाँ पे भाग दोगे, अपना जो काम है वो काफ़ी बड़ा बढ़ जाएगा, ठीक है। अपने को क्या है, कम से कम टाइम में क्वेश्चन करना है। 50/9 मीटर पर सेकंड लिखा है यहाँ पे। अब अपने को सीधा लिखना है डिस्टेंस है। डिस्टेंस कितना है मीटर में, 450, कितना है 450। और अपने पास स्पीड आ गई मीटर पर सेकंड में कितनी, 50/9। 50/9 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 9/50। क्या हो जाएगा, 9/50। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको आनी चाहिए। 0 से 0 कैंसिल, 5 में 45, 9 × 9 81। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 81 सेकेंड। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए मेरा आंसर हो जाएगा 81 सेकेंड, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं आपको।
हाँ भाई, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो मेरे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, एक दुकानदार एक पुस्तक को 25.65 में बेचने पर 5% की हानि होती है। यदि वह इसे 31.05 में बेचे तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो थोड़ी सी वैल्यू कैलकुलेटिव है, बाकी कोई क्वेश्चन में मतलब वो कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो देखो 5% की हानि होती है, तब बेचता कितने में, 25.65 में। 5% की हानि होती है मतलब क्या हुआ, 95% गेन कर रहा है। मैं अगर क्रय मूल्य मानूं, सीपी अगर मैं मानूं 100%, ठीक है, तो अगर 5% लॉस होता है बंदे को, तो कितना ले रहा है वो, 95%। किसका, सीपी का। अब मतलब क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, सीपी का 95% दे रखा है। तो अगर सीपी का 95% दे रखा है तो सीपी अपने ज्ञात कर लेंगे। अगर किसी संख्या का कुछ प्रतिशत दिया हुआ हो अपने को, तो वो संख्या ज्ञात कर सकते हैं ना। तो इसी प्रकार सीपी का 95% दे रखा है, तो वो अपने सीपी ज्ञात कर लेंगे। सीपी ज्ञात करने के बाद में जो भी पूछ रहा है क्वेश्चन इजीली अपने बता देंगे, ठीक है। तो देखो 95% की वैल्यू क्या दे रखी है भाई मेरे को, 25.65, ठीक है, 25.65 यही है, ठीक है, 25.65 ये। तो अब बताओ 1% की वैल्यू कैसे निकालूंगा मैं, 25.65 बटे 95, तो मेरे को तो 100% की वैल्यू चाहिए, यानी सीपी चाहिए। तो 25.65 बटे 95 इंटू 100, ठीक है। क्या कर दिया, 25.65 बटे 95 इंटू 100, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अब देखो 100 से गुणा होगा तो ऊपर वाले दोनों पॉइंट आगे खिसक जाएंगे, तो सीधा क्या आ जाएगा मेरे पास, 25.65 बटे, सॉरी पॉइंट नहीं है, पॉइंट तो हट जाएगा ना, 100 से गुणा करेंगे ऊपर वाले को, 95। अब 5 से डिवाइड कर दो इसको, 5 5 25, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 19 5 95, ठीक है। अब देखो 19 दूना 38 और 38 और 13 रह गया 133, 19 7 133, तो क्या आ जाएगा 27। क्या आ जाएगा 27, यानी सीपी क्या आ गया मेरे पास 27। कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है, आपको करना ही पड़ेगा, खुद को ही करना पड़ेगा, ठीक है ये चीज़ें। तो अब देखो 27 में कोई चीज़ खरीदी और 31.05 में बेच रहा है, मतलब कितना प्रॉफिट ले रहा है, 4.05 रुपये का प्रॉफिट ले रहा है ना। 27 और 4 31 होते हैं, 0.5 ऊपर हैं, तो 4.05 का प्रॉफिट ले रहा है किस पे, 27 पे, इंटू 100 कर देंगे। अब इसको सोल्व कर लो, ठीक है, इसको गुणा करेंगे, ऊपर क्या आ जाएगा 405 बट्टे 27। अब क्या है, काट दो इसको काट लो, 3 से काटो, 3 एकम 3, नहीं 9 से कट जाएगा, 9 9 तिये 27 और 9 चौके 36, 4 9 5 45, ये कटेगा 15 से, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 15% का क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 15% का लाभ आ जाएगा। देखो कैसे किया क्वेश्चन, सबसे पहले अपने सीपी ज्ञात किया। सीपी ज्ञात कैसे किया, सीपी से 5% कम यानी 95% की वैल्यू दे रखी थी, इसको अपने इक्वल कर लिया, ठीक है। उससे अपने 1% की वैल्यू निकाली, 1% से 100% की वैल्यू निकाली। 100% का मतलब क्या था, सीपी, वो कितना आया 27, ठीक है, यानी कोई चीज़ 27 में खरीदी थी उसने, ठीक है। और बोल रहा है वो 31.05 रुपये में बेचे तो लाभ कितना होगा, तो 27 में खरीदी है, 31.05 में बेच रहे हैं, यानी 4.05 रुपये का लाभ कमा रहे हैं ना, ठीक है। और लाभ जो प्रॉफिट होता है वो हमेशा कैलकुलेट किस पे होता है, सीपी पे होता है। तो 4.05 का लाभ है वो सीपी पे, 27 पे अपने कैलकुलेट किया, इंटू 100 किया, ठीक है, तो परसेंटेज आ जाएगा। तो काटा, वैल्यू सिंपल किया, इसको 15% आ गया, ठीक है। 15% का अपने को क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, निम्न दशमलव को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर कौन सा दशमलव बीच में होगा। थोड़ी राइटिंग की प्रॉब्लम है यार, वैसे मैं बोल के बता रहा हूँ वहाँ पे आपको, तो वैसे तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, तो देखो क्या बोल रहा है कि आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में अपने को इसको करना है, ठीक है, सेट करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में यानी आरोही क्रम में इसको अपने व्यवस्थित करेंगे, तब क्या होगा, बीच में कौन सा आएगा वो अपने को बताना है। तो बीच में कौन सा आएगा भाई, देखो सबसे पहले देखो, सबसे पहले सबसे छोटा लेंगे। सबसे छोटा कौन सा है, 0.658, ठीक है। इसका सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं। सबसे छोटा कौन सा होगा,
0.658, उसके बाद में क्या आ जाएगा 0.8, ठीक है। उसके बाद में आ गया 0.8, उसके बाद में आएगा जी 5.74, उसके बाद में आ जाएगा 6.03, उसके बाद में आ जाएगा 7.2। ये इनका क्या है भाई, आरोही क्रम है, ठीक है, आरोही क्रम है। इसमें सबसे बीच में कौन है, देखो ये है ना, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा ये, ठीक है, 5.74, ठीक है। ये आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है एज इट इज़, ठीक है। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 अपने पास अलजेब्रा का क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी आपकी अच्छी होनी चाहिए इसमें। देखो क्वेश्चन किस पे बेस्ड है, क्वेश्चन मैं सबसे स्टार्टिंग में आपको बता देता हूँ। जो अपने पास एक आइडेंटिटी होती है a प्लस बी का होल क्यूब, जो क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, इस पे बेस्ड क्वेश्चन है ये। देखो कैसे है इस पे बेस्ड, देखो a क्यूब 0.98 का क्यूब, बी क्यूब 0.02 का क्यूब प्लस 3ab, ठीक है। यहाँ तक तो सेट आ रहा है 3ab, लेकिन a प्लस बी कहाँ गया, आप ये सोच रहे होंगे ना। देखो एक्चुअली क्या है, a प्लस बी है ना, जब 0.98 और 0.02 का आपस में जब जोड़ते हैं तब एक बनता है, और यहाँ एक का गुणा है, एक को किसी चीज़ से गुणा करो या न करो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब जो ये -1 है, इससे पहले पहले की ये जो सारी चीज़ है ये क्या है 0.98 प्लस 0.02 का होल क्यूब है, ठीक है, 0.98 प्लस 0.02 का होल क्यूब है। इन दोनों को देखो मैं आपस में जोड़ूंगा, इन दोनों को आपस में जोड़ूंगा, तब क्या होगा भाई, एक बन जाएगा, और एक का क्यूब क्या होता है, एक होता है। और यहाँ तक अपने पास अगर एक आ गया, एक में से -1 और दे रखा है यहाँ पर, तो इधर वाले एक में से इधर वाला एक जाएगा तो क्या आ जाएगा 0, अपना आंसर क्या आ जाएगा 0। इसके ऑप्शन मैंने नहीं लिखे ना, इसके ऑप्शन देख लो, ऐसे कुछ ऑप्शन थे 1.98, बी ऑप्शन इसका है 1.09, और सी है 1.562, और डी है इसका 0, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 0। समझ गए क्वेश्चन कैसे किया आपने, देखो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी को समझना है। यहाँ पे a प्लस बी है, ये यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम करेगा, ये a प्लस बी कहाँ गया, ये कहाँ गया नहीं है, यही है। देखो क्या है, एक है, और एक से किसी चीज़ को गुणा करो या न करो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसलिए ये जो सारा सिस्टम है, इतनी इस एक से पीछे पीछे ये क्या बन गया, इन दोनों का जोड़ करके क्यूब करना है, ठीक है, ठीक है। तो इन दोनों का जोड़ किया एक आया, एक का क्यूब किया एक, एक माइनस एक 0, तो आंसर क्या आ गया 0। ये इस तरीके की आइडेंटिटीज है, ये आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते। हाँ भाई, तो क्वेश्चन नंबर 5 अपने पास क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 5 है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 ट्रिग्नोमेट्री का है और बेसिक टेबल से क्वेश्चन पूछा गया है, बस वैल्यूज अपने को पुट करनी है। टेबल अगर याद है तो सीधी वैल्यू पुट करो और आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलो करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर 60 प्लस कोस स्क्वायर 30 प्लस कोट स्क्वायर 45 प्लस सेक स्क्वायर 60 का मान पूछा है अपने को, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन अभी देखो करते हैं कैसे होगा। साइन स्क्वायर 60 का मान, साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, √3/2, इसका मैंने स्क्वायर कर दिया। कोस 30 का मान कितना होता है √3/2, टेबल याद होनी चाहिए आपको, ठीक है। कोट 45 का मान कितना होता है 1। फिर देखो सेक 60 का मान कितना होता है, सेक 60 का मान होता है कोस 60 के मान का उल्टा। कोस 60 का मान क्या होता है 1/2, तो 1/2 का उल्टा 2, तो 2 का स्क्वायर, ठीक है। चलो अब इसको करते हैं सोल्व। 3/4, इसका स्क्वायर करूँगा √3 का स्क्वायर करूँगा √3, और 2 का स्क्वायर कर दिया 4, प्लस 1 प्लस 2 का स्क्वायर करूँगा 4, इनको ऐड कर दो आंसर आ जाएगा। तो एलसीएम कितना आ गया भाई मेरे 4, 3 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 4 चौके 16, ठीक है। 16 और 4 20, और 3 और 3 6 26, तो कितना आ गया 26/4 यानी 13/2। 13/2 कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 13/2। सीधा क्या है वैल्यू पुट करनी है, टेबल से वैल्यू पुट करनी है, अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, थोड़ा सा
उटपटांग सा दे रखा है क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा समीकरण प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो प्रश्न अपना वहाँ क्या दे रखा था, x का मान क्या है, ये तो था प्रश्न, और ये दो समीकरण है, इसमें से कौन सी समीकरण इसका उत्तर दे सकती है भाई। x का मान कौन सी समीकरण से निकाल सकते हैं। पहली समीकरण देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, x² - 18x + 81, तो इससे x की वैल्यू निकल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से निकाल सकते हैं x की वैल्यू, ठीक है। लेकिन क्या इस समीकरण से निकाल सकते हैं क्या, PQR प्लस, इसमें तो x वेरिएबल ही नहीं है, तो कहाँ से निकालोगे बताओ, ठीक है। तो इसमें समीकरण 1 है वो पर्याप्त है, ठीक है। तो इसके ऑप्शन कुछ इस तरीके से थे, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 दोनों, न ही समीकरण 1 और न ही समीकरण 2, इस तरीके के 4 ऑप्शन दे रखे थे इसके। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, समीकरण 1, ठीक है। तो ये वो बहुत ईजी क्वेश्चन था, नॉर्मल सी अंडरस्टैंडिंग है। अपने को देखना है भी ये जिसमें x वेरिएबल है वहीं से तो निकलेगा x का मान, तो यहाँ तो x वेरिएबल ही नहीं है, तो कहाँ से निकलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये क्या है, ये स्पीड टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन है, ठीक है, SPDT का क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को अपने ऑप्शन से करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन को अगर कन्वेंशनल मेथड से अपने करते हैं तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा और कैलकुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को डिज़ाइन ही इस तरीके से किया गया है, इस तरीके से बनाया गया है कि अपने ऑप्शन से ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ मीटर सेकंड की बात कर रहा है क्वेश्चन में, लेकिन जो आंसर है अपना किलोमीटर पर आवर में दे रखा है। किस में दे रखा है भाई, किलोमीटर पर आवर में। तो अब मीटर पर सेकंड में जो भी इस क्वेश्चन से सॉल्यूशन करेंगे, जो स्पीड आएगी उसको अपने मीटर पर सेकंड से जब किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे तो क्या करते हैं, अपने 18/5 से गुणा करते हैं ना, 18/5 से गुणा करते हैं। तो मतलब जो भी अपना आंसर आएगा वो किसका मल्टीपल होगा, 9 का मल्टीपल तो होगा, 9 × 2/5 कह सकता हूँ मैं 18/5 को, यानी 9 का मल्टीपल होगा, एक 2 का भी मल्टीपल होगा, 9 का भी मल्टीपल होगा, ठीक है। तो अब 9 का मल्टीपल देख लो ऑप्शन में कौन सा है, 9 का मल्टीपल 1 है, A, ठीक है, 72, ठीक है। तो सीधा अपने आंसर लगा देंगे, 9 का मल्टीपल 72, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, A। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वरना आपको बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत करनी पड़ती है इस तरीके के क्वेश्चन को बनाने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से करोगे बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। सीधा देखते ही अपने को पता है 9 का मल्टीपल आएगा, 9 का मल्टीपल सिर्फ ऑप्शन में 1 है, अगर 9 के मल्टीपल 2 दिए होते तो अपने कन्वेंशनल मेथड से करते हैं। वो मेथड भी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ओवरव्यू में बता देता हूँ कैसे करेंगे। उसमें फिर क्या है, दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन को आपको पुट ऑफ करना है, ठीक है। और उसको क्या करना है, मीटर पर सेकंड में चेंज करके 13.5 सेकंड में जो दूरी तय करता है वो निकाल लेंगे, उसमें से जो प्लेटफॉर्म की दूरी है वो घटा देंगे, तो क्या आएगी, ट्रेन की लंबाई आएगी। ट्रेन की लंबाई दोनों सिचुएशन में सेम रहेगी, ठीक है। यहाँ 205 मीटर के प्लेटफॉर्म को पार करेगी ट्रेन, तब भी ट्रेन की लंबाई वही है, और 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी तब भी ट्रेन की लंबाई वही है। तो दोनों सिचुएशन में क्या है, स्पीड अपने ऑप्शन में एक को उठा के, ऑप्शन में किसी भी एक को उठा के, और अपने क्या करेंगे, स्पीड है वो मीटर पर सेकंड में ले लेंगे, और मीटर पर सेकंड में स्पीड को इस टाइम से गुणा करके दोनों सिचुएशन में क्या करेंगे, अपने टोटल डिस्टेंस निकालेंगे, और उसमें से प्लेटफॉर्म की लंबाई है दोनों सिचुएशन में माइनस कर देंगे। और जिस सिचुएशन में सेम जो दूरी आ रही है, यानी सेम दूरी आ रही है, यानी ट्रेन की सेम आएगी तो मतलब ट्रेन की लंबाई आ रही है, तो मतलब अपना ऑप्शन वो सही होगा, नहीं तो फिर कोई दूसरा ट्राई करेंगे, ठीक है। बाकी क्वेश्चन इस तरीके के क्वेश्चन है वो इसी तरीके से आते हैं, अपने को सीधा बस ऑप्शन से क्लिक करना है, ठीक है, मल्टीपल चेक करना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, और बस चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर कर दो, अपने दोस्तों तक शेयर करो, इसी तरीके की ट्रिक्स है मैं आपको बार बार देता रहूँगा, आपको अच्छे तरीके से जितना जल्दी हो सके उस तरीके से। मैथ में आपके नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। अभी तो पहला ही सेट है, ऐसे ऐसे मतलब अगर 20-30 सेट और कर लिए, अपने प्रैक्टिस कर लिए, तो आपके मैथ सेक्शन में फुल ऑफ फुल आएंगे, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 अपने पास आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 मेरे पास क्या है, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, ठीक है, टाइम एंड वर्क या पाइप एंड सिस्टम जो भी बोलो आप, उसका क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे करेंगे इसमें बोल रहे हैं एक टंकी 2 नलों ए व बी द्वारा 4 घंटों में भरी जाती है, यानी ए प्लस बी मिलकर कितने घंटे में भर देते हैं, 4 घंटे में। उस टंकी को कितने घंटे में भर देंगे भाई, 4 घंटे में भर देंगे। लेकिन सी नल है वो 8 घंटे में खाली कर सकता है, सी क्या करता है, खाली करता है 8 घंटे में। तो ये चीज़ मेंशन करने के लिए यहाँ माइनस पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो इनका एलसीएम लेंगे, कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक है। अब इसको कर लो, 4 दूनी 8, 1, यानी ये माइनस का, ठीक है। तो अब बोल रहे टंकी भरने में कितना टाइम लगेगा ये अगर तीनों नल एक साथ खुले हों, ठीक है, ठीक है। ये यहाँ मैंने लिखा नहीं तीनों नल एक साथ खुले हों,
यानी टंकी भरने में कितना समय लगेगा अगर तीनों नल एक साथ खुले। तो ए और बी क्या कर रहे हैं, 1 घंटे में 2 यूनिट भर रहे हैं, ठीक है। लेकिन सी 1 घंटे में 1 यूनिट खाली कर रहा है, ठीक है। तो टोटल 1 घंटे में कितनी यूनिट भरी गई भी, 1 यूनिट भरी गई भी। 2 माइनस 2 प्लस का है, 1 माइनस का है, तो 1 घंटे में 1 यूनिट भर रहे हैं, ठीक है। टोटल यूनिट कितनी है, 8 यूनिट है, और 1 यूनिट 1 घंटे में भर रहे हैं, तो टाइम कितना लग जाएगा, 8 घंटे। कितना टाइम लग जाएगा, 8 घंटे। ये इजी सा क्वेश्चन था, बस कुछ नहीं है। ये चीज़ें आनी चाहिए आपको। ये देखो यहाँ एलसीएम लेते हैं, उसको अपने मानते हैं टोटल वर्क, और ये आती है स्पीड, ठीक है, पर डे या पर आवर की, ठीक है। और ये अपने जो अपने क्वेश्चन में दे रखा है वो होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन हो गया, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अपना आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का, हेलो, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, सीधा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, कुछ भी ज़्यादा इसमें वो नहीं है। इसमें क्या करना है अपने को, हाँ, तो ये सीधा अपने को ऐड करना है और उसमें से 20 माइनस करना है, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। थोड़ा सा टाइम कंज्यूम है, एग्जाम में थोड़ा सा ध्यान नहीं रखेंगे तो गलती होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है ऐसे क्वेश्चंस में। चलो अपने कर लेते हैं, इसको लिख के आराम से करेंगे। 444 लिख लिया पहले मैंने, 4.04 लिख लिया फिर, ठीक है, 44.4 लिख लिया, ठीक है, 4.44 लिख लिया, ठीक है, और ये 4 लिख लिया, ठीक है। अब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं कुछ, जैसे 4.44 और 4 कितना हो गया, 8.44 हो जाएगा ना, ठीक है। 4 और 4 8, तो यहाँ मैं सीधा 8.44 लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखो जोड़ो, 4 और 4 8, 4 और 4 8, ठीक है। 4 तिये 12 और 8 20 की आ गई 0, हासिल लगी 2, 4 और 4 8 और 2 10, हासिल 1, और 4 1 5, तो 500.88 आ गया, ठीक है। तो इसमें से 20 माइनस करना है मेरे को, 500.88 माइनस 20 करना है, तो क्या हो जाएगा, 480.88। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ए। आंसर ए अपना, ऑप्शन ए अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है, 480.88। तो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था, काफ़ी इजी था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एक कार 44 किलोमीटर की दूरी 23 लीटर पेट्रोल, सॉरी 2 सही 3/4 है, ये सही नहीं लिखा गया क्या, 2 सही 3/4, ठीक है। एक कार 44 किलोमीटर की दूरी 2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल में, 2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल में तय करती है, तो कार 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी, ये अपने को निकालना है, ठीक है। तो देखो इसको है ना, मैं सीधा फ्रैक्शन में चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, सिंपल फ्रैक्शन में। तो 2 सही 3/4 है, इसको मैं चेंज करूँगा, 4 दूनी 8 और 3 11/4, क्या आ गया, 11/4 लीटर। यानी कोई कार है वो 11/4 लीटर पेट्रोल में 44 किलोमीटर जाती है, 11/4 लीटर पेट्रोल में 44 किलोमीटर जाती है। तो 1 लीटर पेट्रोल में कितने किलोमीटर जाएगी, तो 44 में भाग दे देंगे किसका, 11/4 का, तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा 4/11, 11 चौके 44, 4 × 4 यानी 16 किलोमीटर। तो कितने किलोमीटर जाएगी, 16 किलोमीटर। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लीजिए भी क्वेश्चन नंबर 11 देखो अपने पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 वापस टाइम एंड वर्क का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दे रखा है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 15 लड़के 5 दिनों में 750 रुपये अर्जित करते हैं, तब 25 लड़के 6 दिनों में कितनी धनराशि अर्जित करेंगे। देखो ये क्वेश्चन MDH फॉर्मूला सुना होगा आपने, MDH फॉर्मूला जिससे अपने करते हैं, एक बार और बता देता हूँ मैं, M1D1H1/W1 = M2D2H2/W2। ये कुछ ऐसा फॉर्मूला होता है एक, ठीक है। इसमें वैल्यू रखो और आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आप याद रखना, ठीक है। इनमें इधर वाली चीज़ों में से कुछ दे रखा होगा, उधर वाली में से कुछ दे रखा होगा, एक चीज़ की वैल्यू पूछ रखी होती है, वो अपने को सीधा इसमें रख के करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे करना है मैन, डे, आवर, वर्क या वेज, ठीक है, ठीक है। इनका मतलब बता रहा हूँ मैं, ठीक है। यानी यहाँ आदमियों की संख्या लिखनी है, कितने दिन काम करते हैं, कितने घंटे काम करते हैं, कितना काम करते हैं या कितनी मजदूरी लेते हैं, वो नीचे लिखनी होती है, ठीक है। इसी प्रकार दूसरी ओर दे रखा होगा, कितने आदमी काम करते हैं, कितने दिन करते हैं, कितने घंटे काम करते हैं, कितना काम करते हैं, कितनी मजदूरी लेते हैं, वो इस साइड में
लिखी होती है या ज्ञात करनी होती है तो ज्ञात कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन से देखो तब ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे 15 लड़के, ठीक है, 5 दिन काम करते हैं इंटू 5 ठीक है, काम करके घंटा अपने को दे नहीं रखा तो नहीं लगाएंगे, ठीक है। कितने रुपए अर्जित करते हैं? 750 रुपये, ठीक है। इतना देर का इधर वाली वैल्यू। तब बोल रहा है कि यदि 25 लड़के 6 दिन काम करेंगे तो कितनी धनराशि अर्जित करेंगे। तो धनराशि कहाँ आती है? नीचे आती है। तो ये निकालना है तो इसको x मान लेंगे, ठीक है। अब कर लेते हैं, देखो 5 से काटो, 5 दिए 15, 5 5 25, ये 5 से ये 5 कैंसिल आउट, ठीक है। अब ये 3 से 2 बार जाएगा, 3 दूनी 6, तो x इजकल टू क्या आ जाएगा? 750 इंटू 2 यानी 1500। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या आ जाएगा? मेरा आंसर आ जाएगा 1500, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ भाई, तो क्वेश्चन नंबर 12 देखो। लता 20 केजी पनीर बनाती है। 1 लीटर दूध से वह 200 ग्राम पनीर बना सकती है। यदि 1 लीटर दूध का मूल्य 40 रुपये हो तो वह प्रतिदिन पनीर के उत्पादन में कितनी धनराशि व्यय करती है। तो सबसे पहले देखो प्रतिदिन कितना पनीर बनाती है? 20 किलो पनीर बनाती है ठीक है 20 किलो पनीर बनाती है। और अपने को एक चीज दे रखी है, यहां से अपने को क्वेश्चन को पकड़ना है। बोल रहा है 1 लीटर दूध से वह 200 ग्राम पनीर बना सकती है। 1 लीटर दूध से 200 ग्राम पनीर बना सकती है। तो भाई 20 केजी में कितने 200 ग्राम होंगे? अगर ये चीज अपने पता लग जाएगी तो अपने क्वेश्चन इजीली कर लेंगे। तो 20 केजी का मतलब क्या हो गया? कितने ग्राम हो गए? 20,000 ग्राम। 20 केजी का मतलब कितने ग्राम हो गए? 20,000 ग्राम। और उसमें 200 केजी का भाग दे देंगे तब पता लग जाएगा ना कि 20 केजी में कितने 200 ग्राम है। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, तो कितने 20 ग्राम है भाई? 100 बार। तो 200 ग्राम कितनी बार आएंगे? 100 बार आएंगे। और अपने पता है एक बार 200 ग्राम पनीर बनाने में 1 लीटर दूध लगता है और उसका मूल्य कितना है? 40 रुपये, ठीक है। तो एक बार 200 ग्राम पनीर बनाने में 40 रुपये का खर्चा आता है, ठीक है। 40 रुपये का खर्चा आता है। 100 बार 200 ग्राम पनीर बनाने में कितने का खर्चा आएगा? 100 इंटू 40 यानी 4000। अपना आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी अपना क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन कोई समझ में ना आए तो वीडियो को वापस बैक करके देख लिया करो, समझ में आ जाएगा। और इसी तरीके के इजी क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। ये आए हुए बिल्कुल क्वेश्चन है, एज इट इज क्वेश्चन है। अगर आप किसी को डाउट है तो आप चेक कर सकते हैं। 18 सितंबर 2018 का शिफ्ट 1 का पेपर है ये, उसके क्वेश्चन है। और इसी तरीके के इजी क्वेश्चन आते हैं। बस आपको कुछ क्या है कि हार्ड क्वेश्चन के चक्कर में पड़े रहते हैं और इजी क्वेश्चन को नहीं कर पाते। एग्जाम के अंदर जब बैठते हैं ना तब छोटी छोटी गलतियां हो जाती है, उन्हीं से अपना सिलेक्शन रह जाता है। तो जितना एग्जाम से पहले आप प्रैक्टिस करोगे और सही मैटर पढ़ोगे, ठीक है, सिलेबस के क्राइटेरिया के अंदर रह के पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 13 देखो। क्वेश्चन नंबर 13 क्या? समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0 के मूल दे रखे हैं, 2 अल्फा व बीटा। तब अल्फा बाय बीटा तथा बीटा बाय अल्फा मूल वाला समीकरण क्या होगा? ये बोल रहा है कि अगर इस समीकरण के मूल अल्फा और बीटा है तब अल्फा बाय बीटा और बीटा बाय अल्फा मूल वाला समीकरण क्या होगा। तो देखो भाई, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको कुछ एक चीज़ें आनी चाहिए। वो क्या होता है? मूलों का योग, ठीक है। एक होता है अपने को पास मूलों का योग और एक होता है मूलों का गुणनफल। इसके फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, मूलों का योग और मूलों का गुणनफल। मूलों का योग होता है -b/a, ठीक है, और मूलों का गुणनफल होता है c/a, ठीक है। ये सूत्र अगर किसी को नहीं पता है तो लिख लें प्लीज़। मूलों का योग क्या होता है? -b/a। मूलों का गुणनफल क्या होता है? -c/a। अब b, a, c ये क्या है ये भी बताऊंगा। देखो अपने पास क्या होती है? एक द्विघात समीकरण होती है, उसका फॉर्मेट क्या होता है? ये होता है ax² प्लस bx प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है भाई? ये जो इक्वेशन है इसमें जो a होता है वो x की स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है और b होता है वो x का कोफिशिएंट होता है, देख लो। और c क्या होता है? जो नॉन वेरिएबल होता है, अचर पद होता है, उसे क्या कहते हैं? c कहते हैं। ये चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए आप क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको रेफरेंस दे देता हूँ क्वेश्चन के बारे में भी, कोई जो बेसिक चीज़ें हैं वो बता देता हूँ पहले, ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। नहीं तो मैं सीधा सीधा ही क्वेश्चन करवा सकता हूँ, ठीक है। तो जो इक्वेशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग अपने देखेंगे। अपने को इक्वेशन क्या दे रखी है भाई? x² माइनस एक्स
-1 इक्वल टू 0। इस समीकरण में मूलों का योग, इस समीकरण के मूल अपने को बता रखा है अल्फा प्लस अल्फा और बीटा, यानी इसके मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा भाई, मूलों का योग अभी मैंने बताया था क्या होता है -b/a। तो b क्या है, b माइनस b का मतलब क्या होता है x के स्क्वायर का कोफिशिएंट, b क्या होता है x का कोफिशिएंट, और x का कोफिशिएंट क्या है -1, यहाँ कुछ भी नहीं है ना, इसका मतलब है 1, ठीक है। और ये माइनस का चिन्ह है, ये भी मेंशन करना है। तो अपने को पता होता है कि a प्लस बी होता है, मूलों का योग होता है वो -b/a होता है, ठीक है। तो माइनस और b की वैल्यू क्या है -1, और a यानी x का स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, ठीक है। तो 1, तो ये क्या आ जाएगा भाई, माइनस माइनस प्लस, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा +1, क्या आ जाएगा +1। अब अपने यहाँ मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, क्या आएगा भाई मेरे, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा ज्ञात करेंगे, वो कैसे करेंगे, c/a, किससे करेंगे, c/a। c क्या है -1, c क्या है -1, और a क्या है 1, a क्या है 1। तो अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा मेरे पास -1, ठीक है। ये डाटा अपने को काम में आएगा आगे, ठीक है। यहाँ तक अपने कर लिया, ठीक है, इस इक्वेशन से। अब वहाँ से लो इसको, इस जो समीकरण है जिसके मूल क्या होंगे अल्फा बटे बीटा और बीटा बटे अल्फा होंगे, उस समीकरण के मूलों का योग क्या होगा भाई, योग क्या होगा, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, योग क्या होगा भाई मेरे, योग क्या होगा, अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा, एलसीएम ले लिया मैंने, बीटा इंटू अल्फा, ऊपर क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब देखो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, ठीक है। ये कब आएगा, ये जब आएगा जब मैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करके इसमें से माइनस कर दूं अल्फा बीटा, ठीक है, और नीचे क्या आ गया बीटा इंटू अल्फा, ठीक है। ये कब आता है, जब अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर में से माइनस कर दूं 2 अल्फा बीटा माइनस कर दूं, तब मेरे पास क्या आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा ये कैसे आता है, एक बार देखो आप। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख दो आप, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास 1 है, क्या है भी 1 है, ठीक है, माइनस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है माइनस का वन यानी -2 हो जाएगा, ठीक है। और बटे अल्फा इंटू बीटा -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का ऊपर आ जाएगा 3 और नीचे -1, यानी अल्फा प्लस जो बीटा है, जो यहाँ नई जो समीकरण आएगी उसके मूलों का योग क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से अपने को चेक करना है भी कौन सी समीकरण है जिसके मूलों का योग क्या हो रहा है -3 हो रहा है। तो यहाँ समीकरण मेरे पास देखो, सबसे पहले तो b का कोफिशिएंट 3 होना चाहिए तभी -3 आएगा, ठीक है, वो भी प्लस का होना चाहिए, ठीक है। तो इक्वेशन देखो ये वाली देखता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ a और b दो इक्वेशन है, a और d दो इक्वेशन है जहाँ पे मूलों का योग है वो -3 हो रहा है, क्योंकि यहाँ देखो -b/a करेंगे तो 3 माइनस का हो जाएगा, तो -3/1, यानी इसका भी जो मूलों का योग है वो -3 हो रहा है और इसका भी मूलों का योग -3। अब अपने आंसर चेक करेंगे, आंसर कौन सा होगा। तो अब एक चीज़ यहाँ पे डिफरेंस हो रही है, सी की वैल्यू यहाँ अलग अलग आ रही है, यहाँ +1 की आ रही है, यहाँ -1 की आ रही है, यहाँ +1 की आ रही है। तो सी की वैल्यू यानी मूलों का गुणनफल देखेंगे, तो मूलों का गुणनफल अपने पास ये दो मूल हैं अल्फा बटे बीटा इंटू बीटा बटे अल्फा, इन दोनों का गुणा करेंगे तो बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा से अल्फा कैंसिल, यानी मूलों का गुणनफल कितना आ रहा है 1 आ रहा है, वो भी किसका प्लस का। तो ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन डी में, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन डी, अपना आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना है, एक बार थोड़ा सा दोबारा देख लो आप, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इसके दो मूल दे रखे हैं अल्फा बीटा है, ठीक है, बोल रहा है, ठीक है। अब बोला कि अल्फा बटे बीटा और बीटा बटे अल्फा मूल वाला समीकरण क्या होगा, यानी ऐसा इक्वेशन इन चारों में से कौन सा है जिसके रूट्स हैं वो है अल्फा बटे बीटा और बीटा बटे अल्फा, ये चीज अपने को ज्ञात करनी है। पहले सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए। अब देखो चलो अब सॉल्यूशन करते हैं, x² - x - 1 ये इक्वेशन दे रखी है इक्वल टू 0 लिख लिया। अब इसमें अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योग, मूल इसमें दे रखे हैं अल्फा और बीटा है, तो इनका योग क्या होगा, मूलों का योग अपने को पता है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था -b/a, -b यानी
एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट क्या है -1, -1 और माइनस का चिन्ह पहले से है तो माइनस माइनस प्लस, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा +1, ठीक है। और मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, मूलों का गुणनफल मैंने आपको बताया था क्या होता है C/A, तो C की वैल्यू यहाँ पे क्या है -1 और A का वैल्यू यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी A कुछ भी नहीं है मतलब 1, तो -1/1 तो क्या हो जाएगा -1, तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा -1, ठीक है। यहाँ तक अपने क्वेश्चन कर लिया। अब वो मूल जो जिस मूलों से नई समीकरण बनी है उनको उठाते हैं, तो इन मूलों का योग देखते हैं क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा और बीटा प्लस अल्फा का योग क्या हो रहा है। देखो अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस अल्फा का योग क्या हुआ ये स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पे मैंने क्यूब डाल दिया, लिख दिया गलती से। तो यहाँ मैं क्या करूँगा नीचे एलसीएम लिया, अल्फा इंटू बीटा आ गया, ठीक है। बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर और आगे क्या आ गया बीटा स्क्वायर, ठीक है। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा में चेंज इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे मेरे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, मेरे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ऊपर अपने ज्ञात कर रखी है, तो इसको इजीली कर लेंगे। तो मैंने अल्फा प्लस बीटा इसलिए किया यहाँ पे, ठीक है। ये किया कैसे, जैसे मेरे पास ए स्क्वायर, ठीक है, इधर देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मेरे पास है, ठीक है। अब मेरे को पता है कि भी अगर मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर करता हूँ तो क्या आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आता है, क्या आता है 2ab आता है। अगर इसमें से मैं 2ab माइनस कर दूं तो प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो बचा क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही बचा ना। मैंने क्या किया, यही तो किया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर किया माइनस 2 अल्फा बीटा कर दिया, ठीक है। तो जिससे मेरे पास ये सेम ही वैल्यू रहती है, इससे क्या अपने को करने में ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर किया, अल्फा प्लस बीटा क्या एक का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। और यहाँ जो भी वैल्यू है वो रख दी, और इससे अपने पता लग गया कि यहाँ मूलों का योग है वो क्या आ रहा है -3 आ रहा है। तो मूलों का योग -3 दो इक्वेशन में था, तब अपने मूलों का गुणनफल ज्ञात किया, अल्फा प्लस अल्फा बटे बीटा इंटू अल्फा, बीटा बटे अल्फा किया, तो ये कट के क्या आ गया 1 आ गया, यानी मूलों का गुणनफल मेरे पास क्या आ गया 1 आ गया। तो जिस इक्वेशन में मूलों का गुणनफल 1 आ रहा है वो भी पॉजिटिव, कौन सी इक्वेशन में आ रहा है डी में आ रहा है ना, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो जल्दी हो जाएगी। तो मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ा क्वेश्चन लंबा चला गया, नहीं तो जल्दी जल्दी हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, क्वेश्चन नंबर 14 फिर से अलजेब्रा का क्वेश्चन है। तो अब नहीं करते हैं, देखो क्या है इसमें, देखो एक आइडेंटिटी लगेगी। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या है। देखो क्वेश्चन है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 2s है, तब s माइनस ए स्क्वायर प्लस एस माइनस बी स्क्वायर प्लस एस माइनस सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपके ग्रुप डी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए देखो अपने को एक चीज़ दे रखी है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 2s, ठीक है। अपने को क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही दे रखा है कि इसके बराबर ये होगा, और ये ऑप्शन है देखो, ठीक है। पहला ऑप्शन है एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और ये देखो इस तरीके से ये चारों ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं, कैसे करेंगे। यहाँ से मैं इसको सोल्व करता हूँ, ठीक है। इसको सोल्व करता हूँ तो s माइनस ए स्क्वायर फिर s माइनस बी स्क्वायर को सोल्व करूँगा, फिर s माइनस सी स्क्वायर को सोल्व करूँगा, फिर देखते हैं आगे क्या बनता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो एक चीज़ बता देता हूँ, अगर किसी को नहीं पता है तो आप नोट कर लेना, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ये आइडेंटिटी इस क्वेश्चन में काम में आएगी। वैसे तो ये सारी चीज़ें, ये ऐसी चीज़ें लगभग सबको याद होती है, फिर भी किसी को नहीं पता है तो नोट कर लेना, ठीक है। चलो अब s माइनस ए स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2as, ठीक है। चलो अब आगे s माइनस बी स्क्वायर करूँगा, तब क्या करूँगा मैं एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2sb, ठीक है। फिर s माइनस सी का होल स्क्वायर करूँगा, तब मैं क्या करूँगा एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2sc, ठीक है। और प्लस में ये एस स्क्वायर दे रखा है, ये यहाँ पे नोट कर देता हूँ, ठीक है। तो इसका अपने पास ये आ गया, ठीक है। अब देखो भाई अपने को क्या करना है अब ये चीज़ आ गई, अब सबको अलग अलग जोड़ लो। जैसे मेरे पास देखो यहाँ पे एस स्क्वायर कितनी यहाँ पे है, एक एस स्क्वायर यहाँ पर है, एक एस स्क्वायर यहाँ पर है, एक एस स्क्वायर यहाँ पे है, तो एस स्क्वायर कितने आ जाएंगे 4s स्क्वायर, ठीक है, 4s का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो और क्या चीज़ें हो सकती है, ठीक है, और हो सकती है देखो प्लस में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इनको मैं अलग लिख लेता हूँ, प्लस में
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, प्लस वाली चीज़ें सारी लिख ली इधर। ठीक है, फिर देखो माइनस का क्या है, माइनस का यहाँ पर 2as बच गया, यहाँ माइनस का 2s भी बच गया और यहाँ माइनस का 2sc बच गया। तो सब में क्या है, 2s कॉमन है ना, सब में 2s तो कॉमन है, सब में 2s कॉमन है, तो मैं 2s बाहर ले लेता हूँ। ठीक है, और अंदर क्या रह जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। अंदर क्या रह गया, a, यहाँ क्या रह गया a, यहाँ क्या रह गया b, यहाँ क्या रह गया c। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया, कॉमन ले लिया 2s, अंदर क्या रह गया a प्लस बी प्लस सी। ठीक है अब मेरे को बताइए a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या दे रखा है क्वेश्चन में, 2s। a प्लस बी प्लस सी बराबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है भाई, 2s। तो मैं a प्लस बी प्लस सी की जगह 2s पुट कर दूंगा, तो क्या क्या होगा देखो, 4s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2s इंटू 2s। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या होता है, 4s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये माइनस का 2s है और ये प्लस का 2s है, आपस में गुणा होंगे तो क्या हो जाएगा, 4s स्क्वायर। ठीक है, लेकिन होगा किसका, माइनस का, 4s स्क्वायर लेकिन होगा किसका, माइनस का। ठीक है, तो एक प्लस का 4s स्क्वायर है, एक माइनस का 4s स्क्वायर है, ये आपस में कट जाएंगे तो अपने पास बचा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यही अपना क्या होगा, आंसर होगा। तो ये ऐसा कहाँ पर दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ऑप्शन सी अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो सिंपली अपने क्या किया, इनको सिंपल किया, एस माइनस ए स्क्वायर का को लिखा, ठीक है, एस माइनस बी स्क्वायर को लिखा, एस माइनस सी स्क्वायर को लिखा और एस स्क्वायर वैसे का वैसे यहाँ पे उतार दिया। ठीक है अब देखो, ठीक है, ऐसे कर लिया, फिर अपने एस स्क्वायर को अलग जोड़ लिया, ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर को अलग लिख लिया, माइनस वालों को अलग लिख लिया, इनमें से 2s कॉमन आ रहा था वो ले लिया, और ए प्लस बी अलग लिख दिया, ए प्लस बी की अपनी वैल्यू दे रखी है 2s, वो वहाँ पे पुट कर दी, और 2s इंटू 2s क्या हो जाएगा, 4s स्क्वायर, ये माइनस का है ये प्लस का है, आपस में कट जाएंगे, अपने पास क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 15 देखो, 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, डिविजिबिलिटी पे क्वेश्चन आया हुआ है। संख्या 987x54 में x ज्ञात कीजिए यदि संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो। यदि ये संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगी तब अपने को x डिजिट है वो ज्ञात करनी है। अभी यहाँ पे कौन सी डिजिट आ सकती है, ठीक है, तो चलिए देखो, 6 से विभाजित होगी, अगर कोई नंबर 6 से डिवाइड हो रहा है, अगर कोई नंबर 6 से डिवाइड हो रहा है तो मतलब किस किस से होगा, वो 2 से भी होगा और किससे होगा, 3 से भी होगा। तो चलो 3 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, क्योंकि 2 की डिविजिबिलिटी से तो पता नहीं चलेगा। 2 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, पीछे का अंक, इकाई जो अंक होता है, इकाई अंक होता है वो सम होना चाहिए। ठीक है, तो इकाई अंक तो सम है। ठीक है, तो 3 की डिविजिबिलिटी से चेक करेंगे, उससे क्या है, अपने को x का मान आएगा। 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, यूनिट का जो सम होता है, सम ऑफ डिजिट होता है वो क्या होता है, उसमें 3 का भाग जाना चाहिए, यानी जो अंकों का योग है उसमें 3 का भाग जाना चाहिए। ठीक है, तो अंकों का योग ज्ञात करते हैं। पहले तो देखो, सबसे पहले देखो, 5 और 4 9, 9 और 9 18, 18 और 2 20 और 6 26 और 4 30 और 3 33, 33 हो रहा है x के अलावा। अब 33 में क्या जोड़ूं कि 3 से विभाजित हो जाए। 33 में 5 जोड़ा 38, 38 3 से विभाजित हो रहा है, नहीं हो रहा। ठीक है, 33 में 3 जोड़ा 33 में 3 जोड़ा 36, 36 3 से विभाजित हो रहा है, 36 3 से विभाजित हो रहा है, 12 3 36। चलो एक तो ये हो रहा है ऑप्शन। ठीक है, इसको भी चेक कर लेते हैं। फिर देखो, 33 में 2 जोड़ा 35, क्या 35 3 से विभाजित हो रहा है, नहीं हो रहा। ठीक है, फिर देखो कितना है, 33 आया था ना, 33 में 1 जोड़ा 34, क्या 34 3 से विभाजित हो रहा है, नहीं हो रहा। तो मतलब अपना आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। अपना आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। इस तरीके से करेंगे, बिना लिखे आप कर सकते हो क्वेश्चनों को, कोई ज़्यादा मतलब वो करने वाली जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आपको बस कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, डिविजिबिलिटी आपको पता है, अभी 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, द सम ऑफ डिजिट होता है, उसमें 3 का पूरा डिवाइड जाना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करते हैं। देखो, ये देखो, एक बोल रहा है क्वेश्चन में, क्या कह रहा है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रम से 8% और 12% बढ़ाई जाती है तो क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ेगा। ठीक है, तो लंबाई और क्षेत्रफल आयत का किससे आता है, बताइए। क्षेत्रफल आयत का किससे आता है, लंबाई इंटू चौड़ाई से आता है। किससे आता है क्षेत्रफल, लंबाई इंटू चौड़ाई करूंगा तभी क्षेत्रफल आएगा।
ठीक है, मतलब दो चीज़ कोई गुणा में हो रही है, दो चीज़ कोई गुणा में है और उनके दोनों में अलग अलग परसेंटेज वृद्धि हो रहे हैं, तो अपने किससे ज्ञात करते हैं, ए प्लस बी ए बी वाले फॉर्मूला से ज्ञात करते हैं ना। ठीक है, तो ए बी फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस ए बी बाय 100। ठीक है, ये किसके लिए होता है, नेट परसेंटेज चेंज के लिए। यानी नेट परसेंटेज चेंज क्या होगा वो ज्ञात करने के लिए अपने क्या करते हैं, ए प्लस ए बी बाई 100 फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ ए प्लस बी ए बी बाई 100 लगाते हैं। देखो ए क्या है, 8% बढ़ाया, ठीक है, और चौड़ाई कितनी बढ़ाई, 12% बढ़ाई। ठीक है, प्लस ए बी 12 × 8 यानी 96/100। ठीक है, तो 12 और 8 20 और प्लस 100, 96 में 100 का भाग दिया 9.6 यानी क्या आ गया 20.96% बढ़ेगा। बहुत ही ईजी तरीके से, 1 मिनट आधा मिनट भी नहीं लगेगा ऐसे क्वेश्चनों को करने में। ठीक है, तो ये ए बी वाला मेथड है, ये सही रहेगा। नहीं तो एक मेथड और होता है, जैसे हमने मान लिया लंबाई को मान लिया 100, चौड़ाई को भी मान लिया 100। ठीक है, पहले लंबाई चौड़ाई 100 थी, अब 8% बढ़ गया तो 108 हो गई, और 12% बढ़ गई इंटू 112 हो गई। अब देखो तरीका तो ये भी सही है, तरीका तो ये भी सही है, लेकिन क्या है यहाँ पे 100 × 100 तो आप कर लोगे इजीली, लेकिन 108 × 112 करोगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा यहाँ गुणा करने में। तो अपने को क्या है, कम से कम टाइम में क्वेश्चन करने होते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ए बी फॉर्मूला लगाया, क्योंकि एक्चुअल में यहाँ नेट परसेंटेज चेंज ही पूछ रहा है, क्योंकि गुणा में कोई चीज़ होती है तो मतलब नेट परसेंटेज चेंज ही पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 17 देखो मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, एक समुच्चय में 4 संख्याएं हैं, 3 सबसे छोटी संख्याओं का माध्य 9 है, जबकि 3 सबसे बड़ी संख्याओं का माध्य 11 है, तो समुच्चय की रेंज क्या है, समुच्चय की रेंज क्या है। तो इसके ऑप्शन चलो करवा देता हूँ मैं, ऑप्शन नहीं लिखे, मैं भूल गया आपकी बार। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, समुच्चय की रेंज। आपने अगर स्टैटिस्टिक्स पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा, सांख्यिकी होता है ना टॉपिक, वो अगर पढ़ा होगा तो उसमें क्या होता है, एक चीज़ आती है अपने को रेंज या प्रास, है ना, आंकड़ों की रेंज या आंकड़ों की प्रास। तो वो कैसे ज्ञात करते हैं, पहले वो चीज़ थोड़ी सी सीख लो, उसके बाद में आगे क्वेश्चन करूँगा। जैसे मेरे पास 6 3 9 7 8 6, ठीक है, ये डाटा है, ठीक है, और 4, ठीक है। इसका अगर बोल दे इन आंकड़ों की परास ज्ञात करो, तो कैसे ज्ञात करोगे भी, इन आंकड़ों की परास ज्ञात करो। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे छोटे और सबसे बड़े का अंतर होता है ना, वही परास होता है। तो यहाँ सबसे छोटा कौन है, 3, सबसे बड़ा कौन है, 9, तो 9 में से 3 गया 6, तो इसकी परास क्या होगी 6, ठीक है, इसकी परास क्या होगी 6, ठीक है। तो इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन करना है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग इस क्वेश्चन में लगेगी। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे समुच्चय में 4 संख्याएं थी, 3 सबसे छोटी संख्याओं का माध्य 9, जबकि 3 सबसे बड़ी संख्याओं का माध्य 11 है, तो समुच्चय की रेंज क्या होगी। चलो मैंने मान लिया 4 संख्याएं थी, A B C और D, ठीक है, 4 संख्याएं थी A B C और D, और ये आरोही क्रम में व्यवस्थित है, ठीक है, सबसे पहले छोटी, फिर बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो मैंने 3 सबसे छोटी संख्याएं, यानी पहली वाली 3, इनका बोल रहा है 3 सबसे छोटी संख्याओं का माध्य 9 है, यानी इन तीनों को माध्य कैसे निकालते हैं, संख्याओं राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, यानी राशियों का योग यानी A + B + C, राशियों की संख्या कितनी है 3/3 बराबर क्या आ जाएगा 9, ठीक है। और इसी तरीके से सबसे बड़ी 3 सबसे बड़ी संख्याओं का माध्य कितना दे रखा है 11 दे रखा है। 3 सबसे बड़ी संख्याओं का माध्य कितना दे रखा है 11 दे रखा है, ठीक है। तो 3 सबसे बड़ी संख्या ले ली मैंने B + C + D बट्टे 3 = 11, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया मेरे पास A + B + C = 27, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा B + C + D = 33, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन 1 और इसको मैं इक्वेशन 2 दे देता हूँ नाम, ठीक है। चलिए अब आगे करते हैं। अब देखिए अपने को प्रास ज्ञात करनी है, रेंज ज्ञात करनी है। सबसे छोटे वाला A और सबसे बड़े वाले D का अगर अंतर आ जाए तो अपने रेंज ज्ञात कर सकते हैं आंकड़ों की इजीली, ठीक है। तो वो अंतर कैसे ज्ञात करेंगे, चलो देखते हैं। अगर इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 में माइनस कर दूं तो आ जाएगा अंतर, आ जाएगा, ठीक है। कैसे आएगा देखते हैं। अगर A + B + C
इसमें से माइनस करूँगा मैं बी प्लस सी प्लस डी। ये देखो चिन्ह है माइनस का, तो ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ बी प्लस का है, या माइनस का कैंसिल आउट, यहाँ भी सी प्लस का है, या माइनस का कैंसिल आउट। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ क्या बच गया, ए माइनस डी, ए माइनस डी बच गया, ए माइनस डी बच गया। और इधर इसके इक्वल 27 था, इधर इसके इक्वल 33 था। तो 27 में से 33 घटाएंगे तो कितना रह जाएगा, 3 और 3 माइनस का 6। तो हमारे पास क्या आ गया, ए माइनस डी इक्वल टू माइनस का 6। लेकिन अपने को क्या ज्ञात करना है, डी माइनस ए, बड़े में से छोटा घटाना है ना। तो डी माइनस ए इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, डी माइनस ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस का 6। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 6। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई, 6। और इसके ऑप्शन थे 3, 6, 9, 5। इसके ऑप्शन क्या थे भाई, 3, 6, 9 और 5। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4 नंबर ऑप्शन ये था। तो आंसर अपना 2 नंबर ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, तो क्वेश्चन नंबर 18 देखो। एक कक्षा में 9 लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं। ठीक है, एक टेस्ट में लड़कों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य 13 है जबकि लड़कियों का 15 है। ठीक है, कोई टेस्ट दिया, उसमें लड़के जो अंक प्राप्त करते हैं उनका माध्य कितना है, 13 है, जबकि लड़कियों का कितना है, 15 है। कुल जो औसत है, कुल सारे टोटल छात्रों का जो औसत है वो कितना है, 14.28 है। तब कक्षा में छात्रों की कुल संख्या क्या होगी। ऑप्शन ए मेरे पास 24, बी 26, सी 27, डी 25। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। देखिए कैसे होगा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करने के काफ़ी मेथड हैं। मैं यहाँ पे मिक्सचर एंड एलिगेशन यूज़ करूँगा, जिसके हेल्प से मैं इजीली इसको सिर्फ आधी मिनट में, आधी मिनट से भी कम टाइम लगेगा, चुटकियों में क्वेश्चन कर लूँगा, वरना तो काफ़ी टाइम लग जाएगा और कैलकुलेटिव भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। चलिए मिक्सचर एंड एलिगेशन से करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखूँगा लड़के, एक साइड में लिख दूंगा लड़कियाँ। ठीक है, लड़कों का माध्य कितना है, 13। ठीक है, लड़कों का माध्य कितना है, 13, जबकि लड़कियों का माध्य कितना है, 15। ठीक है, और जो सबका होता है उसको बीच में रखते हैं। ये मिक्सचर एंड एलिगेशन के थोड़ी सी चीज़ें होती है, ये आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो ये जो सबका जो औसत है, कुल औसत है, उसको क्या रखते हैं, बीच में रखते हैं। अब इसका अंतर कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें से इसको घटा के यहाँ पे लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.28। और इधर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, 0.72। ठीक है, 0.72। ठीक है, तो अब इधर भी 2 संख्या छोड़ के पॉइंट है, इधर भी 2 संख्या छोड़ के पॉइंट है, काट दो, ये पॉइंट उठ जाएगा और ये भी पॉइंट उठ जाएगा। ठीक है, ये अनुपात आया है। ठीक है, लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात आया है ये। ठीक है, ये मिक्सचर एंड एलिगेशन जब टॉपिक करोगे तो पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, आपको वहाँ पे सिखाया जाएगा। तो अभी एक बार के लिए इतना ही सीखो आप। ठीक है, तो ये लड़के और लड़कों की संख्या का अनुपात आया है। तो इसको सरल कर लेते हैं। इसको सरल करूँगा मैं, देखो 4 से काटता हूँ मैं इसको 18 बार, 18 चौके 72। इसको 4 से काटूंगा, 4 तिये 12, 4 दूनी 8, 32 बार। ठीक है, फिर इसको काट लेते हैं 2 से, 9 दूनी 18, 16 दूनी 32, यानी अनुपात कितना आ गया, 9 और 16 का। ठीक है, 9 और 16 का, यानी अगर लड़कों की संख्या 9 होगी तब लड़कियां कितनी होगी, 16 होगी। और अपने क्वेश्चन में भी, अच्छा क्वेश्चन में भी 9 ही दे रखा है, क्वेश्चन में भी लड़कों की संख्या 9 ही दे रखी है, तो लड़कियां कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। तो अपने से पूछा क्या है, कुल छात्रों की संख्या, तो 16 और 9 कितने हो गए, 25। तो 9 लड़के हैं, 16 लड़के हैं, तो कितने हो गए, 25। तो कुल छात्र कितने हो जाएंगे, 25। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा अपना आंसर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी अपना आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 अपने पास क्या है अभी, चक्रवर्ती ब्याज का क्वेश्चन है, चक्रवर्ती ब्याज का क्वेश्चन है। चलिए करते हैं। देखो क्या बोला, 50,000 पर 6 महीने में 12% प्रति वर्ष की दर पर तिमाही संयोजित होने वाला चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करें। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यहां से पकड़िए आप, तिमाही संयोजित होने वाला, तिमाही संयोजित होने वाला, तिमाही संयोजित होगा। ठीक है, तिमाही संयोजित होगा, या बोले त्रैमासिक हो, ऐसे करके कुछ बोले, तो आपको क्या करना होता है, आपको क्या करना होता है, समय इंटू 4 और दर बट्टा 4। ठीक है, समय इंटू 4 और दर बटा 4 यदि देय या भुगतान त्रैमासिक हो, यानी जब भुगतान तिमाही हो, यानी हर तीसरे महीने बाद ब्याज कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है, तो ज़्यादा यहाँ डीप में जाने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस का टाइम है, तो मैं सीधा सीधा थोड़ा थोड़ा आपको रफ आइडिया दे रहा हूँ। तो अपने को क्या करना है, समय को 4 गुना और दर को
दर में 4 का भाग देना है, ठीक है। तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिए अगर कोई कर रहा है तो। अगर देय त्रैमासिक हो तो ऐसा होता है, ठीक है। चलिए तो अपने क्या कर लेते हैं, अभी प्रिंसिपल लिख लेते हैं पहले। कितना है? 50,000। अब जो टाइम है वो क्या है जी, टाइम अपने को पता है, अगर त्रैमासिक है तो टाइम का क्या होगा, 4 गुना होगा। तो 6 महीने, 6 × 4 यानी 24 महीने। कितने हो गए? 24 महीने। 24 महीने का मतलब कितना होता है? 2 साल। 24 महीने का मतलब क्या होता है? 2 साल, ठीक है। और दर यानी रेट कितनी है? 12%। 12% है, लेकिन तिमाही संयोजित होने के कारण जो दर है उसमें 4 का भाग देते हैं, दर का चौथा भाग लेते हैं, ठीक है। तो 12 में 4 का भाग दिया, कितना आ गया? 3%, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन अपने पास समझो, ये नया क्वेश्चन बन गया अपने पास। नया क्वेश्चन क्या बन गया भाई? 50,000 रुपये हैं, 2 साल का ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है 3% की दर से। चलो निकालते हैं। 50,000 रुपये हैं, पहले साल का 3% से निकालो, इसका 3% निकालूंगा, कितना होगा? इसका 10% 5,000, 1% 500, तो 3% कितना हो जाएगा? 1,500, ठीक है। फिर अगले साल भी 3% लगेगा, ठीक है। अब चक्रवृद्धि, ये तो हो गया साधारण ब्याज। अब चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, पिछले साल जो ब्याज होता है ना उस पर भी ब्याज लगता है। तो पिछले साल क्या था ब्याज? 1,500 रुपये। तो 1,500 रुपये, 1,500 का 3% निकालूंगा तो कितना होगा? 1,500 का 1% 15 है, तो 3% कितना हो जाएगा? 45। तो 1,500 और 1,500 3,000, 3,000 प्लस 45 यानी 3,045। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 3,045। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 3,045, ऑप्शन ए, ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखो। क्वेश्चन नंबर 20 अपने पास कहाँ से है भाई? क्वेश्चन नंबर 20 है अपने पास नंबर सिस्टम से आया क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं कैसे होगा। किस संख्या का वर्गमूल अपरिमेय संख्या है? तो देखो कौन सी संख्याएं होती है जिनका वर्गमूल अपरिमेय होता है? जो पूर्ण वर्ग नहीं होती। जो संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती उनका वर्गमूल होता है वो अपरिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पर पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी नहीं है? देखो इन चारों ऑप्शन में से कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग नहीं है? पहली संख्या पूर्ण वर्ग है, 110 25 पूर्ण वर्ग है। 5 और 10 × 11 110, ठीक है, हो रहा है पूर्ण वर्ग है, ठीक है। 5 और 10 × 9 90, ठीक है। 5 6 × 5 30। तो ये भी पूर्ण वर्ग है, ये भी पूर्ण वर्ग है, ये भी पूर्ण वर्ग है, लेकिन ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए इस संख्या का वर्गमूल है वो अपरिमेय संख्या होगा 6025, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ भाई, तो यूनिट डिजिट का क्वेश्चन है अपने पास, 21 नंबर क्वेश्चन है। यूनिट डिजिट निकालना है, इकाई अंक निकालना है। तो इकाई अंक कैसे निकालते हैं अभी? एक है 7 और एक है 3। क्या है? एक है 7 और एक है 3। तो इनकी पावर दे रखी है, तो यहाँ इकाई अंक निकालने के लिए यहाँ इनकी 3 और 7 और 3 की साइक्लिसिटी कितनी होती है? 4 होती है। इसलिए इनकी जो पावर है उनमें 4 का भाग दे के देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें 4 का भाग दे के देखेंगे 95 में। 95 में जब 4 का भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा? 4 एकम 4, सॉरी 4 दूनी 8, 15, 4 तिये 12, 3। तो कितना शेष बच गया? 3। तो 7 की पावर 3, 7 की पावर 3 माइनस आगे क्या? 3 की पावर 58 है ना। तो 58 में फिर से 4 का भाग देंगे, 58 में फिर से 4 का भाग देंगे। तो 58 में 4 का भाग दिया, 4 एकम 4, 18, 4 चौके 16, कितना बच गया? 2। तो 3 की पावर 2, 3 की पावर 2। तो 7 की पावर 7 7 49, 49 आते 343 हो गया ना, ये 343 माइनस 9, ठीक है। तो 13 में से 9 गया 4। अपने को यूनिट डिजिट ही निकालना है, तो क्या आ जाएगा? 4। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? 4, ठीक है। तो यूनिट डिजिट का अगर आपको सीखना है तो आप को चलो मैं बता देता हूँ। यूनिट डिजिट का कंसेप्ट देख लो, कैसे यूनिट डिजिट निकालते हैं, ठीक है। अगर 0 1 5 और 6 अगर ये इकाई अंक है तो इनकी पावर चाहे कितनी कर दो, इकाई अंक यही रहेगा। इकाई अंक क्या रहेगा? यही रहेगा, ठीक है। पहला नंबर बात तो ये। दूसरी बात आती है दूसरी बात आ जाती है 9 की और 4 की। 9 की और 4 की। 9 की पावर अगर सम होगी, 9 की पावर सम होगी तो यूनिट डिजिट आएगा 1। और 9 की पावर अगर विषम होगी, 9 की पावर आएगी अगर विषम आ जाए तो क्या आ जाएगा? यूनिट डिजिट 9, ठीक है। 9 की पावर सम होगी तो 1, 9 की पावर विषम होगी
तो 9। इसी प्रकार अगर 4 की पावर सम होगी, 4 की पावर सम होगी तो यूनिट डिजिट कितना आएगा भाई? 6। 4 चौके 16। ऐसे नहीं तो करके देख लो, अगर 4 की पावर विषम होगी तो यूनिट डिजिट क्या आएगी भाई? 4। ठीक है, तो क्या आएगी? 4। तो 0, 1, 5, 6 और 9, 4 ये तो हो गए, इनका तो सॉल्यूशन हो गया। अब इनके अलावा जो बच जाते हैं ना, उनमें आप 4 का भाग देंगे। जैसे कोई भी नंबर है, ए बी सी मेरे पास नंबर है, इसकी x पावर है, ठीक है, तो यहाँ इसकी इकाई के अंक ज्ञात करने के लिए मैं x में 4 का भाग दूंगा। किसका भाग दूंगा? 4 का भाग दूंगा। अगर रिमाइंडर क्या आ जाए मेरे पास, रिमाइंडर अगर 0 आ जाए तो मैं c की पावर 4 कर दूंगा। और एक कंडीशन क्या हो सकती है, x का भाग दिया 4 में, और रिमाइंडर क्या आ सकता है मेरे पास? 1 या आ सकता है 2 या आ सकता है 3। ठीक है, 1, 2 या 3। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिमाइंडर आता है उतनी c की पावर कर दूंगा। तो c की पावर मैं क्या कर दूंगा? या 1 कर दूंगा, या 2 कर दूंगा, या 3 कर दूंगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से यूनिट डिजिट निकालते हैं। इसको देख लेना, आप लिख लेना अगर किसी को नहीं पता है तो। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन तो हो ही गया। ठीक है, तो इस तरीके से उस कंसेप्ट पे आधारित है ये क्वेश्चन, तो ज़रूर से आप उसको देखें। और आपको देखो यार, क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ साथ में, जो जो नए नए कंसेप्ट आ रहे हैं, सारे कंसेप्ट है मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ। तो इतना तो बनता ही है कि यार अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। सारी चीज़ें देखो इस तरीके से अपने सेट करेंगे तो सारी चीज़ें आपकी रिवाइज हो जाएगी। ठीक है, तो बिना किसी चिंता के आप देखिए वीडियो को और पूरा पेशेंस रख के इनको करिए। एक बार मैं करवा रहा हूँ, इन सवालों क्वेश्चंस को अपने जो भी नोटबुक है उसमें नोट कीजिए, उनको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। आपका जो ग्रुप डी वाला एग्ज़ाम होगा उसमें एक भी मार्क्स है मैथ में नहीं कटेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 अपने पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 है वो मेंसुरेशन से क्वेश्चन है। सॉरी, इसके ऑप्शन नहीं लिखे मैंने, इसके ऑप्शन लिख लेता हूँ मैं, 1 मिनट रुकना। इसके ऑप्शन है 27/3, 27√3, 18, 9√3 और 18√3। ठीक है, चलो इसके ऑप्शन लिख लेते हैं। इसका ऑप्शन है 27√3, बी 18, सी ऑप्शन क्या है 9√3। ठीक है, ऑप्शन डी क्या है भाई मेरे पास में 18√3। चलिए देखो, एक समचतुर्भुज की एक भुजा और 2 विकीर्णों में से एक। ठीक है, ठीक है, समचतुर्भुज की तो भुजा देखो समान ही होगी। ठीक है, तो यहाँ एक वगैरह मेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो समचतुर्भुज की भुजा और 2 विकीर्णों में से एक 6 सेंटीमीटर प्रत्येक है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, समझने की कोशिश करना। क्या कह रहा है, एक भुजा और 2 विकीर्णों में से एक 6 सेंटीमीटर प्रत्येक है। यानी मैंने समचतुर्भुज बना, चलो मैं बना लेता हूँ यहाँ पे। यहाँ मैंने समचतुर्भुज बना लिया। ठीक है, समचतुर्भुज ए बी सी और डी बना लिया मैंने। क्या बना लिया? समचतुर्भुज ए बी सी डी बना लिया। ठीक है, बोल रहा है समचतुर्भुज की भुजा भी 6 सेंटीमीटर है और एक विकीर्ण, ठीक है, भुजा और एक विकीर्ण 6 सेंटीमीटर प्रत्येक है, ये बोल रहा है ना, 6 सेंटीमीटर प्रत्येक है। यानी एक भुजा 6 सेंटीमीटर है और एक विकीर्ण भी 6 सेंटीमीटर है। दूसरा विकीर्ण अपने पता नहीं भी कितना भी हो सकता है, तो दूसरे का देखो क्या करते हैं। दूसरा विकीर्ण कौन सा होगा? ये होगा। ठीक है, दूसरा विकीर्ण क्या होगा? ये होगा। ये वाला तो अपने पता है 6 है। अब देखिए एक बात मेरे को बताइए, समचतुर्भुज के विकीर्ण है वो एक दूसरे को सम कोण पर समद्विभाजित करते हैं, ये आपने पढ़ा होगा कहीं पे। ठीक है, नहीं पढ़ा तो पढ़ना। ठीक है, समचतुर्भुज के विकीर्ण है वो एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी यहाँ पर जब ये मिलेंगे आपस में तो यहाँ क्या बनेगा? समकोण बनेगा। क्या बनेगा? समकोण बनेगा। समद्विभाजित करते हैं तो ये पूरा 6 था, उसमें से 3 इधर रह जाएगा, 3 इधर रह जाएगा। यानी इसको मैं अगर ओ मानूँ तो ए ओ कितना हो गया भाई? 3 हो गया। और ए बी क्या है? 6 है। और ओ भी मैं ज्ञात कर सकता हूँ। क्यों ज्ञात कर सकता हूँ? क्योंकि ये क्या हो गया? समकोण बन गया। समकोण बन गया तो कर्ण अपने को दिया हुआ है और आधार दिया हुआ है, लंब ज्ञात करना है। कर्ण अपने को दिया हुआ है और आधार दिया हुआ है, लंब ज्ञात करना है समकोण त्रिभुज में, तो इजीली ज्ञात कर लेंगे जी। कर्ण का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर। ठीक है, इसको लंब मान लो चाहे आधार मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो 36 माइनस 9, 36 माइनस 9,
हाँ 36 माइनस 9 6 3 गया 27, कितना रह गया 27, कितना रह गया 27, 27 इजकल टू लंब को अगर मैं एक्स मानूँ तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स की स्क्वायर बराबर क्या है जी 27 है, 27 है। यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ऊपर लिख रहा हूँ एक्स की स्क्वायर बराबर आ गया मेरे पास 27, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, इसको मैं 9 इंटू 3 लिख सकता हूँ ना, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 3√3, क्या आ जाएगा 3√3, यानी जो ओ बी है ये कितना हो जाएगा भाई 3√3, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 3 दूनी 6√3, तो ये पूरा जो डायगोनल है ये कितना हो जाएगा 6√3। तो अब अपने आंसर, अब अपने क्वेश्चन कर ही सकते हैं। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है जी, जगह ही नहीं बची यार, कहाँ करें, यहाँ कर लेता हूँ, ठीक है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है अभी 1/2 इंटू विकिरणों का गुणनफल, क्या होता है 1/2 इंटू विकिरणों का गुणनफल, और दोनों विकिरण अपने पास आ ही गए हैं, एक विकिरण 6 था और एक दूसरा क्या आ गया 6√3, एक 6 था और दूसरा कितना आ गया 6√3, तो मैं क्या करूँगा 1/2, एक विकिरण 6 है, दूसरा क्या है 6√3 है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 6 × 36√3/2 यानी 18√3, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा भाई, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी मेरा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं, बस थोड़ी सी छोटी सी अंडरस्टैंडिंग लगी है, क्वेश्चन सोल्व है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार वीडियो को दोबारा से रिप्ले करके देख लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इजी है वैसे, समझ में आ ही जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सीधा दे रखा है, एक अनुपात दे रखा है 75:125 का सरलतम रूप पूछा है, सिंपल करना है अनुपात को। चलिए अपने लिख लेते हैं इसको 75:125, तो मैं 25 से काट दूं तो 25 दिए 75, 25 5 125, 3:5, 3:5 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, 24 है क्या, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए तो यार माइंड मत करना, क्वेश्चन नंबर कोई थोड़ा बहुत हो सकता है यार, याद नहीं रहता मेरे यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए P की वर्तमान आयु 15 वर्ष है और 6 वर्ष बाद Q की आयु 26 वर्ष है, तब उनकी वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात करें। चलिए वर्तमान आयु का अनुपात कैसे ज्ञात होगा भैया, जब अपने को दोनों की वर्तमान आयु पता होगी तभी तो अनुपात ज्ञात करेंगे ना। चलिए P और Q दो कैंडिडेट है अपने पास, ठीक है। P की तो वर्तमान आयु मेरे को पता है भाई 15 है, P की वर्तमान आयु मेरे को पता है 15 है, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो ये होगा कि जो P का जो अनुपात होगा वो हमेशा क्या होगा, उसका 15 में भाग जाएगा, ठीक है, हमेशा 15 का ही फैक्टर होगा, ठीक है। तो 15 का फैक्टर कौन सा है 3, तो पहली ट्रिक तो, पहली चीज़ तो यहीं से अपने पकड़ ली कि आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 3 का भाग जा रहा है 15 में पूरा पूरा, ठीक है, 15 का ही गुणज होगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है, एक ही तो है, अगर दो ऑप्शन होते तो भी अपने श्योर नहीं होते कि यही आंसर होगा, एक ही ऑप्शन है तो सबसे पहले तो आंसर ऐसे टिक लगा दो, ठीक है। अगर ये समझ में नहीं आता चलो और बताता हूँ कैसे करते हैं। तो पी की वर्तमान आयु अपने को कितनी दे रखी है 15 वर्ष, और 6 वर्ष बाद क्यू की आयु 26 वर्ष है, 6 वर्ष बाद, आज मैं आपको बोलूँ भी मेरी 6 वर्ष बाद आयु है वो 26 वर्ष हो जाएगी, तो आप क्या सोचोगे आज मैं कितने साल का हूँ, फिर 20 साल का हूँ, तभी तो 6 वर्ष बाद 26 साल का हूँगा, तो मतलब क्यू की वर्तमान आयु कितनी है 20 वर्ष, क्यू की वर्तमान आयु कितनी है 20 वर्ष। अब इसको काट दो बस, क्या दिक्कत है, 5 से जाएगा 3 बार, 5 से जाएगा 4 बार, 3:4, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा बी, आंसर क्या आ जाएगा बी, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है, रेशियो का क्वेश्चन है। देखिए 686 को 4 भागों में 1/2, 2/3, 3:4 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, तो पहला भाग ज्ञात करें। देखिए ये अनुपात दे रखा है, ये अनुपात अगर सीधा सीधा दे देता, सीधा सीधा कर लेते ना, ये भी घुमा फिरा के देता है क्वेश्चनों को, ठीक है। तो चलिए इसको सोल्व कर लेंगे, अपने घूमने नहीं देंगे इसको। कैसे सोल्व करेंगे, देखो 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है 6 से सारे अनुपातों को गुणा कर दो, ठीक है, 6 से सारे अनुपातों को गुणा करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 6/2 अनुपात 12/3 अनुपात 6×3 = 18 और 6×4 = 24, ठीक है। चलिए अब इसको काटिए, 2 से कटेगा 3 बार, 3 से कटेगा 4 बार, तो मेरे पास अनुपात क्या बन गया 3:4:18:24, ये नया अनुपात आ गया मेरे पास। अब क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो अनुपात में योग जोड़ करके देखो कितना है 24 और 4 26, 26 और 4 कितना हो जाएगा
नहीं 24 और 4 28, 28 और 2 30, 30 और 10 40 और 46 और 3 49, ठीक है। 46 और 3 कितना हो जाएगा 49, 49 ही हो रहा है ना। तो अनुपात का योग कितना हो रहा है 49, और रियल में योग कितना है 686, ठीक है। तो अनुपात का एक किसके बराबर हो जाएगा 686 बटे 49, 49 से 7 बार कैंसिल आउट, 7 बार, ठीक है। 7 से कटेंगे तो 9 7 63 और 56, 7 8 56, 7 से कट आउट हो गया, कितनी बार जाएगा ये 6, 14 7 98, 14। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 14। तो क्या वो पूछ रहा है पहला भाग पूछ रहा है, तो पहला भाग कितना है 3, तो 14 इंटू 3 में करूंगा तो कितना आ जाएगा 42। तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा भी ऑप्शन बी, आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन बी। तो इस अनुपात को सरल करने के लिए क्या करना होता है, जो नीचे संख्या दी होती है उसके एलसीएम लेते हैं और उस एलसीएम को सबसे गुणा कर देते हैं, उसके बाद में अपने सोल्व होके ये अनुपात आगे तो आपको आता ही है क्वेश्चन, कोई इसमें डिफिकल्टी वाली बात नहीं है, ठीक है। तो देखो एक चीज़ और हो सकती है कि इसमें 3 का मल्टीपल होगा, 3 का मल्टीपल देखो 5 और 2 7, ये नहीं है, मतलब ऑप्शन ए अपना आंसर नहीं होगा। 6 और 5 11, ये भी 3 का मल्टीपल नहीं है, ये नहीं होगा। 8 और 4 12, ये हो सकता है और ये बी हो सकता है, इन दोनों में से चेक करना होगा अपने को, ठीक है। तो चलिए उसी मेथड से कर लीजिए, कई बार काम नहीं करता ये तरीका, ठीक है। फिर भी एलिमिनेट तो कर ही सकते हैं, हाँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए तो भाई इस सेट के क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, सिर्फ 2 क्वेश्चन बचे हैं, डीआई के क्वेश्चन है वो, तो उनको मैं बता देता हूँ आपको भी वो किस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो क्वेश्चन क्या है देखो मेरे पास, एक मिनट मैं देखता हूँ। क्वेश्चन में कुछ डाटा दे रखा है और प्रतिशत वृद्धि पूछा है भी, जो तमिलनाडु का जो कल्टीवेशन एरिया है वो वेस्ट बंगाल का कल्टीवेशन एरिया तमिलनाडु से कितना ज़्यादा है। तो वेस्ट तमिलनाडु का दे रखा है 16% और वेस्ट बंगाल का दे रखा है 22%। ये चीज़ दे रखी है, अपने से पूछा कितना ज़्यादा है, तो भाई 4 ज़्यादा है, किस पे ज़्यादा है 16 पे ज़्यादा है, ठीक है। सॉरी 4 कहाँ, 6 ज़्यादा है ना, 6 ज़्यादा है 16 पे ना। तो 6 16 यानी 3/8 है, 3/8, 3/8 किसका फ्रैक्शन होता है बताओ, याद करो 37.5%। 3/8 किसका फ्रैक्शन होता है 37.5%। तो एक क्वेश्चन और है डीआई का ही है वो तो देखो यार इतना बड़ा डाटा यहाँ पे कैसे लिखूँ मैं, डीआई वगैरह बनाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो वो तो आप अगर किसी को डाउट हो तो वैसे व्हाट्सअप वगैरह पे मेरे से क्वेरी कर ले, आप क्वेश्चन वगैरह पुटअप कर लेना, तो वहाँ बता दूंगा मैं। तो चलिए यार आज की क्लास यहाँ एंड करते हैं। क्लास थोड़ी लंबी ज़रूर हुई है, अगर मैं सीधे सीधे क्वेश्चन सोल्व करवाता तो इतनी लंबी शायद क्लास नहीं होती अपनी। अब क्लास लंबी होने का रीज़न यही है कि मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ में कंसेप्ट भी बता रहा हूँ भी किस क्वेश्चन में कौन सा कंसेप्ट लग रहा है, और शायद इसी से आपको फ़ायदा होगा। अगर मैं सीधे सीधे क्वेश्चन करवाता जाऊँगा तो शायद मेरी ही प्रैक्टिस होगी, आपको कुछ इससे लाभ नहीं होगा। तो इसीलिए मैं आपको साथ साथ में कंसेप्ट बताता हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, अगर आपको थोड़ा सा अगर कोई इश्यू आए टाइम के रिलेटेड तो आप क्या करना, वीडियो की थोड़ी स्पीड बढ़ा के, यूट्यूब क्या है नीचे फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जो प्लेबैक स्पीड होती है उसको क्या कर सकते हो आप कम ज़्यादा कर सकते हो। तो आप स्पीड को थोड़ा बढ़ा के देख लेना ताकि जल्दी जल्दी वीडियो समाप्त हो जाए और आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप गेन कर सको। तो चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही, आज की क्लास में इतना ही, और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। आपके लिए यार इतनी मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा तो बनता ही है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।